नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ, जहां मिलता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड सही जानकारी। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो तैयारी है वो स्टार्ट कर चुके हैं, और सीजी टेट का भी और सी टेट का भी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के हमारा क्लास 2 है ना, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उसका आज क्लास 2 है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, विकास के आयाम आज का हमारा नया टॉपिक है, और इससे रिलेटेड हम लोग जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जो जितने भी चरण दर चरण है ना, मैंने आप लोगों को टॉपिक समझाया था पिछले हमारे वीडियो में, तो उसको जाकर एक बार बिल्कुल देखना। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विकास के आयाम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा नया टॉपिक, है ना, विकास के आयाम। तो विकास देखते क्या है, कैसे और किस तरीके से होता है। विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है, ये याद रखना दोस्तों, है ना। इससे जो है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, है ना। याद रखना कि इससे जो है आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन होता है कि नहीं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट इसका है शारीरिक विकास, है ना, गत्यात्मक विकास। ये याद रखना, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है, ये याद रखना। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट कैसे है ना। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषयों को शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। ये याद रखना दोस्तों, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सी टेट हो या सीजी टेट हो या शिक्षक भर्ती में, है ना, किसी भी राज्य का, चाहे छत्तीसगढ़ का ही क्यों ना हो, है ना, भारत के किसी भी राज्य से हो, है ना, इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है आप लोगों के लिए, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से और ऑथेंटिक यहाँ पे मैं आप लोगों के पास कंटेंट लाया हूँ। तो इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज होता है फाइन मोटर स्किल्स में। कैसे होगा, है ना, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना। यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक में बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना। कौन सा कथन सही नहीं है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, विकास अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है ना। विकास बी जो सेकंड ऑप्शन है, देखते हैं, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, है ना। तो आइए देखते हैं कि कथन नहीं है। यहाँ पे याद रखना दोस्तों, नेगेटिव पूछा गया है। ठीक है, नेगेटिव, जैसे कि हम लोगों ने अभी नेक्स्ट ही जो पिछले वाला जो स्लाइड था उसमें ही पढ़ के आया है, विकास होता क्या है, क्या विकास के आयाम से रिलेटेड। तो विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये तो आप लोगों का पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना नेगेटिव पूछा है, तो हम लोगों को नेगेटिव ढूंढना है। डायरेक्ट विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, हाँ लगाया जा सकता है, ये भी पॉजिटिव हो गया। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होता है, तो ये तो भी पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है क्या, नहीं, एक समान है क्या विकास, नहीं, तो ये तो नेगेटिव है यहाँ पे, ये नेगेटिव था। चौथा डी ऑप्शन देखते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी आप लोगों का पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आप, ये हमारा सही ऑप्शन जो होगा, जो मतलब जो नेगेटिव है, सॉरी जो नेगेटिव है उसको हम लोगों को सही लेना है यहाँ पे, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं, जो टॉपिक कंप्लीट होगा, है ना, जो छोटे छोटे जो पॉइंट होंगे वो कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने उसी पॉइंट से रिलेटेड, है ना, यहाँ पे एमसीक्यू सामने रखूंगा। लास्ट में तीन और क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ताकि आप लोगों को मजा आता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग, थोड़ा सा स्लाइड पीछे करता हूँ। कहाँ पे थे, फाइन मोटर स्किल, है ना, मसल का कम यूज होता है, कैसे कम यूज होता है, चलिए देखते हैं, है ना। तो राइटिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखेंगे हम लोग। तो पूरा बॉडी हम लोग जिम कर रहे हैं क्या, है ना, डंबल्स वगैरह उठा रहे हैं क्या, नहीं, है ना। तो मसल का हमारा कम यूज है, सिर्फ फिंगर यूज कर रहे हैं हम लोग। कलरिंग अगर यूज करेंगे कलर करने के लिए, तो हमारा फिंगर ही बस यूज होगा, है ना। कटिंग कैंची के लिए दो उंगली, है ना, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, है ना। जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, जब हम लोग नाश्ता करते हैं, तो अगर रोटी तो तोड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा दो ही उंगली से वो टूट जाएगा,
है ना? तो ये क्या है आप लोगों का मसल्स कम, तो फाइन मोटर स्किल, फाइन, ठीक है? याद रखना फाइन। तो इसमें उँगलियों का जो है वो कम यूज़ हो रहा है, मसल्स का, है ना? पूरा हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें हम लोग मसल्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। अपने शारीरिक जो क्षमता उससे कम एनर्जी भी है इसमें कम लगती है, ठीक है? लिखने पे, है ना? ब्रेकफ़ास्ट छोटा-सा टुकड़ा है ना, जिम तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरा अपना मसल्स का उपयोग कर रहे हैं, क्या नहीं? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल की तरफ। इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। ग्रॉस मोटर स्किल में मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे तैरने में इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? अपने दोनों हाथ को अच्छे से चलाऊँगा, मैं यहाँ पे जंपिंग करूँगा, अपने पैरों का इस्तेमाल कर रनिंग दौड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, रनिंग, तो मेरा पूरा बॉडी जो है वो ट्रेन हो रहा है यहाँ पे। मेरा मो जो मसल्स हो रहा है ना वो पूरा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है मसल्स में, है ना? मसल, तो इसको क्या हो गया ग्रॉस मोटर स्किल, है ना? पूरे यहाँ पे हमारा जो पूरा जो शरीर है, शरीर में जितने भी मसल्स है वो वहाँ पे एक्टिव है, तो ग्रॉस मोटर स्किल, है ना? पूरा अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे मसल्स का, ठीक है? तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चलिए और आगे देखते हैं। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है? सामाजिक विकास, सामयिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, है ना? ये डेवलपमेंट के कुछ प्रमुख यहाँ पे उदाहरण थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना? तो देखते हैं हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना? वृद्धि और विकास में यहाँ पे अंतर देखेंगे, और इतना मैं जानता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा तो और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है? तो बारीकी से और ध्यान से देखिएगा, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ के बारे में, है ना? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना जब शुरू होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि। पहले आप लोग जो है वो छोटे रहोगे, ठीक है? छोटे थे ना आप लोग, है ना? पहले आप लोग जो थे वो छोटे थे, फिर बड़े होते गए, वृद्धि होता गया, है ना? आपकी हाइट में वृद्धि होता गया। ये याद रखना, आपकी हाइट बढ़ती गई, ठीक है दोस्तों? तो चलिए विकास देखते हैं। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं, है ना? सामाजिक रूप से जो है आप लोग जो इंटरैक्ट करोगे, संवेगात्मक रूप से आप सोचना स्टार्ट करोगे, है ना? बौद्धिक पक्षों से परिपक्वता, ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, ये आंतरिक रूप से हो रहा है, ये विकास है ना? तो चलिए आगे इस नेक्स्ट टॉपिक इसमें पॉइंट देखते हैं हम लोग। इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि का स्वरूप जो है बाह्य होता है। आपका हाइट जो बढ़ रहा है ना? वो दिखेगा आपको, है ना? आप उसे नाप सकते हो कि हाँ, मेरा हाइट 6 फीट है ना? नाप सकते हो। अब देखते हैं विकास, तुलनात्मक अध्ययन में एक चीज़ होता है दोस्तों कि तुलनात्मक जब हम लोग अध्ययन जब करते हैं, तो वो अच्छे से याद हो जाता है। एक-दूसरे से कोरिलेट करके जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। तो ठीक है? तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने जो है वो अंतर जो है लाया हूँ, वृद्धि और विकास, ताकि ये इसी से कवर हो जाए। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का जो स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण मस्तिष्क और भाषा का ज्ञान, जैसे कि मैंने पहले ये टॉपिक पढ़ा, फिर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ समझ के। आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट कर रहा हूँ समझाने। तो भाषा जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो थोड़ा-सा यहाँ पे ऑथेंटिक होगा लैंग्वेज, है ना? इस प्रकार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण लंबाई, चौड़ाई, है ना? जैसे कि मेरा हाइट है यहाँ पे 5 फीट 8 इंच का, ठीक है? 5 फुट 8 इंच का मेरा हाइट है, वो रुक गया। कितने? 20 से 22 साल की बात, ठीक है? वो बढ़ रहा है क्या? नहीं। बढ़ रहा है क्या मेरा हाइट? नहीं बढ़ेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे विकास जीवन भर चलता रहता है ना? मैं जितना पढ़ूँगा, मेरी बुद्धि का विकास होगा, मेरा भाषा का ज्ञान बढ़ेगा यहाँ पे, इससे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? विकास में निश्चित क्रम होता है, उदाहरण हमें अपना जितना विकास करना होता है, उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना होगा, ये आप लोग याद रखना, ठीक है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। आप लोग जितना जाओगे खाओगे उतना आपका वजन बढ़ेगा, नहीं खाओगे तो वजन कम हो जाएगा। ठीक है? तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। उदाहरण हम भार, लंबाई को नाप सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था पिछले पॉइंट में, ठीक है? लंबाई को, वज़न आप लोग खा रहे हो तो नाप सकते हो, कम हो जाएगा वो क खाना खाना आप लोग कम करोगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। खाना अगर ज़्यादा करो तो मोटे हो जाओगे या मोटी हो जाओगी। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं विकास से रिलेटेड। विकास का हम सीधे-सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते
है ना? लेकिन ये नहीं कह सकते कि अगर मैं आप लोगों का मार्क्स यहाँ पे देखूँगा, तो आप लोग अपने जीवन में कामयाब होगे। ये तो नहीं कर सकते ना, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं, वृद्धि से रिलेटेड। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये इससे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, वृद्धि में होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण देखते हैं, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है, तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, ठीक है? ये याद रखना। चलिए देखते हैं, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ये याद रखना, वृद्धि के बिना भी संभव है विकास। अगर कोई व्यक्ति, है ना? अगर कोई व्यक्ति आकार में छोटा है, ऊँचाई परंतु, है ना, भार उसका नहीं बढ़ा है, नैतिक विकास तो है ना उसमें, सामाजिक विकास उसका बढ़ रहा है, बौद्धिक विकास आवश्यक होता है, किसी के लिए होता है ना बौद्धिक विकास, ठीक है? तो वृद्धि इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बौना है, लेकिन अगर वो स्मार्ट है ना? उसका जो काम करने का जो तरीका है वो स्मार्ट है। अगर कोई हाइट में छोटा है या वजन उसका कम है, पतला-दुबला-सा है, लेकिन उसका जो मोरल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हुआ है, जो नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषण अच्छा देता है, भाषा का ज्ञान उसका अच्छा है। ये टॉपिक था। तो वृद्धि और विकास का हमारा जो टॉपिक था दोस्तों, ये यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना? देखते हैं हम लोग बाल विकास के सिद्धांत यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बाल विकास का सिद्धांत। तो ध्यान ज़रूर देना मेरी हर बातों पे, ठीक है? तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट, समान प्रतिमान का सिद्धांत, है ना? समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न की ओर। तो चलिए देखते हैं, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मैं माना हूँ, ठीक है? मैं बोल अच्छा लेता हूँ, बंदर होता तो बोल पाता क्या? नहीं बोल पाता। मैं यहाँ पे इंसान हूँ, इंसान की तरह ही व्यवहार करूँगा, ठीक है? है ना? बंदर होता तो बंदर की तरह हरकत करने लगता, है ना? कभी-कभी इंसान करता भी है, जोक सपाट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मानव, हाथी यहाँ पे उदाहरण है, हाथी की तरह देख सकते हो आप लोग, ठीक है? तो चलिए देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूँ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है ना? विकास की जो दिशा है वो सिर की पैर की तरफ चल रही है। तो देखते हैं, जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसको मस्कदमुखी सिफेलोकॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिफेलोकॉडल। जब सिर से पैर की तरफ, याद रखना, सिफेलो से सिर, सिफेलोकॉडल, सिर से पैर। दूसरी तरफ जब हमारा विकास जो है क्रम मध्य से, है ना? मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर हो, तो उसे क्या कहते हैं? दूरमुखी, दूरभिमुखी, है ना? दूरभिमुख, प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना? कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। अतः कह सकते हैं कि विकास जो है वो क्रमिक होता है। याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा थर्ड पॉइंट, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है ना? केवल इसकी गति जो मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है, ये याद रखना, वूम से टुम्ब की ओर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने पहले ही कहा था। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले, छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन, है ना, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत, है ना, सिफेलोकॉडल, मैंने आप लोगों को बताया, प्रॉक्सिमल डिस्टल यूनिफॉर्मिटी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखते हैं कि इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे होगा प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, है ना, मतलब अधोगामी सिद्धांत। क्यों? क्योंकि ये मध्य से, है ना, है ना, मध्य से बाहर की ओर विकास हो रहा है, मध्य से बाहर की ओर, इस कारण से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। या ध्यान से पढ़ना, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है ना। ऑप्शन देखते हैं, सिफेलोकॉडल, ऑप्शन बी है हमारा प्रॉक्सिमल डिस्टल, ऑप्शन सी है यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी, और ऑप्शन डी है समयाधारण
है ना, इक्विलिब्रेशन। तो इसमें हम लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ये मध्य से बाहर की ओर हमारा विकास हो रहा है, प्रदर्शित कर रहा है वो बच्ची, है ना। तो मध्य से बाहर की ओर, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सही लेंगे बी, है ना, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। मैं बीच बीच में आप लोगों के सामने एमसीक्यू क्वेश्चन लाता रहूंगा, याद रखना, आप लोग तैयार रहना, ठीक है, ताकि आप लोगों को बोर ना लगे टॉपिक, है ना। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये याद रखना, ठीक है। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। जैसे कि उदाहरण उठना, बैठना, चलना और दौड़ना। ठीक है, पांचवा देखते हैं। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत सरल तरीके से और मजेदार तरीके से मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। ठीक है, पूर्वानुमान का सिद्धांत देखते हैं। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। याद रखना, एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों का एक साथ मिलाकर, है ना, हाथ पैरों का एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं सातवां पॉइंट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। ये याद रखना, कोई टॉप कर रहा है पढ़ाई में, कोई नहीं करता। कोई जल्दी समझ सकता है किसी शब्दों को लेकर, है ना, उसकी परिभाषा को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छा वातावरण मिल रहा है पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल में, तो उसका डेवलपमेंट, उसका जो पढ़ाई होगा वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी इंसान की जो वातावरण है ना, कोई बच्चा है उसका वातावरण, आप दो बच्चों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखना, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल, है ना, दोनों के बच्चों में डिफरेंस देखना। जो रेगुलर होमवर्क करता है, पढ़ाई करता है, रेगुलर जहाँ क्लासेस होती है, हर एक बच्चे के लिए एक पर्सनल टीचर होता है, उसका पढ़ाई देखना। और 40 बच्चों के लिए, 50 बच्चों के लिए अगर एक ही टीचर होगा और उसमें अगर वो ध्यान नहीं देता, है ना, हर बच्चों के, तो उसका देखना पढ़ाई क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें तो है ना, उसके अनुसार। और हेरिडिटी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा कितना उसका जो अनुवांशिक गुण होता है, उसकी जो खूबियां होती है अपने माता पिता से, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उसके ऊपर एक टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, है ना, इंटरेस्ट अलग अलग होती है। सबकी एक अलग अलग पर्सनालिटी होती है, सबकी अपनी एक रुचि होती है ना, एक बुद्धि होती है, सबकी समझने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आठवां पॉइंट, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जो पॉइंट है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझना। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, है ना। विकास जो है वो सीधी रेखा में, याद रखना कि वो सीधी रेखा में नहीं चलता। ठीक है, उसकी जो गति होती है धीमी, है ना, और वर्तुलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, है ना, तो ये आप लोग याद रखना। चलिए नौवां पॉइंट देखते हैं, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। ठीक है, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग याद रखना। तो चलिए बाल विकास की अवस्थाएं देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना, इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के, है ना। प्रसव, प्रसव पूर्व 9 महीने या 280 दिन, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कितने दिनों के लिए। ठीक है, तो प्रसव पूर्व 9 महीने या 280 दिन, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। ये याद रखना 280 दिन, है ना। पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत आसानी से नोट डाउन करते जाना, ध्यान जरूर देना। ठीक है, देखते हैं सेकंड, शैशव अवस्था, जन्म 2 वर्ष। इस अवस्था में,
है ना? थोड़ा-सा इसको आगे कर देता हूँ। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता-पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। दूसरा देखते हैं पॉइंट, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की आवश्यकता। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, ठीक है? धीरे-धीरे उसका जो शरीर होता है ग्रोथ होने लगता है। पहले तो वो मड़िया-मड़िया के चलेगा, ठीक है? उसके बाद वो थोड़ा-सा चलना-उठना स्टार्ट करेगा, वॉकर के माध्यम से वो चलना स्टार्ट करेगा, थोड़ा-सा बोलना स्टार्ट कर तुतलाना स्टार्ट करेगा, ठीक है? देखते हैं नैतिकता का अभाव होता है लेकिन, ठीक है? नैतिकता का अभाव होता है, उसे गलत, सही, है ना? कीड़े को मार देगा या उसे मार क्यों रहा हूँ, ये उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसी तरह से पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की उम्र, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा, ठीक है? इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। आप लोग छोटे बच्चे क्यों हुआ? कैसे हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्या है? किस कारण से? ये बच्चा ज़्यादा आप लोगों से क्वेश्चन करता है, 2 से 6 वर्ष। याद रखना डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है? इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। आप लोग जो है वो बच्चा जो है वो इसी उम्र में जो है भाषा बोलना स्टार्ट करता है ना। जैसे आप हिंदी बोलोगे तो वो हिंदी सीखेगा, इंग्लिश बोलोगे तो हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग उसके सामने बात करोगे तो इसी समय करना। बच्चे को अगर इंग्लिश सिखाना है तो इसी समय से स्टार्ट कर देना। वो इंग्लिश में उसका पकड़ बहुत तेज़ी से हो जाएगा। हिंदी में, है ना? या आप छत्तीसगढ़ी में जो आपका मातृभाषा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, है ना? 6 से 12 वर्ष, ये याद रखना आप लोग, उत्तर बाल्यावस्था। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। याद रखना तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? 6 से 12 वर्ष, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, किसे? उत्तर बाल्यावस्था। इसे गंदी अवस्था कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था सीजी टेट में, सी टेट में, शिक्षक भर्ती में। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे खेलों की अवस्था, गेम्स स्टेज कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे पॉइंट बना के लाया हूँ आप लोगों के सामने, अच्छे से पढ़ना। इसे टोली समूह, गैंग की अवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है? इसे उत्तर बाल्यावस्था कहाँ से होता है? 6 से 12 वर्ष की उम्र। आइए चलिए देखते हैं किशोरावस्था, ये एनसीईआरटी पैटर्न से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। देखते हैं किशोरावस्था 12 से 13 या 18 वर्ष की उम्र तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, है ना? मजेदार तरीके से इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को। 12, 13, 18 से लास्ट, है ना? 12 से या 13 से प्रारंभ होगा और 18 तक ये लास्ट होगा। चलिए देखते हैं, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो बच्चे में हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है? ये याद रखना, है ना? तो जो है बच्चा कभी-कभी उदास, है ना? उसका मन चिड़चिड़ा टाइप में हो जाएगा, है ना? कभी अकेला रहना पसंद करेगा, है ना? या आगे बढ़ते हैं, उसमें ना जो है वो अट्रैक्शन, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। अट्रैक्शन, लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़का की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है? इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप, मतलब बच्चे को अपनी एक पहचान बनाना है उसमें, इस अवस्था में। मेरी एक अलग पहचान हो, लोग भी मुझे जाने, ये भावना उसके अंदर होती है, ठीक है? इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं, मूर्त, है ना? सॉरी, इस अवस्था में बच्चे जो है वो अमूर्त चिंतन की ओर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अमूर्त चिंतन क्यों हुआ? कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? वो अपने आप हर समस्या का हल ढूँढना स्टार्ट करने लगता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर दोस्तों, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है? केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही पर्यावरण से। एक बार और पढ़ते हैं। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? ऑब्वियसली यहाँ पे केवल वातावरण से।
है ना? केवल और केवल वातावरण से। क्यों? अगर बच्चों को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे दिया जाए, तो बच्चा जो है वो अच्छी-अच्छी चीज़ों को सीखेगा, है ना? उसे अच्छे-अच्छे आचरण सिखाएँगे, तो वो अच्छा-अच्छा करेगा। ठीक है? इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बना हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है? गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास खाली स्थान होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक संपूर्ण जीवन काल के दौरान। ठीक है? गत्यात्मक और संज्ञाना मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे कि हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में इसके बारे में पढ़ा हुआ था। तो विकास जो है ना? विकास यहाँ पे बात हुई तो पूरा संपूर्ण जीवन काल तक चलेगा उसका। है ना? वो पूरा कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही रहता है, अपने मानसिक जो दान है उसपे विकास करता ही रहता है ना? तो यहाँ पे हमारा सही जो आंसर होगा संपूर्ण जीवन काल के दौरान होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, है ना? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन-सी संस्था जिम्मेदार है? देखते हैं। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी समुदाय। बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण के लिए। याद रखना बच्चों की प्राथमिक, है ना? तो बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार में रहना स्टार्ट करता है ना? तो कहाँ हमारा ऑप्शन होगा सी, अपने बड़ों से, अपने माता-पिता सबसे जो उसकी सर्वप्रथम गुरु है वो तो माँ ही है ना? उसके बाद पिता है, फिर बाकी वो रिश्तेदारों से मिलेगा, तो परिवार। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों अपने आगे के जो जितने पॉइंट्स है, टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। आज का जो वीडियो था वो यही समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? तो आगे हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और इसी तरह से हम लोग टॉपिक टू टॉपिक और बीच-बीच में छोटा-छोटा मैं एमसीक्यू आप लोगों के सामने रखूँगा। उसके बाद हम लोग जो है वो एमसीक्यू का सीरीज़ करेंगे। अभी हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार तरीके से एमसीक्यू भी करते रहेंगे, है ना? वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।